हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, विनिर्माण उद्योग का ही नेक्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है बच्चों, आप प्री बोर्ड में 2022 के प्री बोर्ड में आया हुआ है। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके लिए, बोर्ड के लिए भी। तो जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो कम से कम 10 से 15 साल के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रख कर बना रहा हूँ बच्चों। इसलिए मैंने कई बार बोला है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ेंगे तो आप अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत में अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित है। जो अधिकांश जो जूट मिल है वो पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित है। बच्चों, पहले जूट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि जूट आखिर है क्या। आपने देखा होगा बच्चों, जो ट्रक वगैरह में रस्से बनाए जाते हैं, जो आलू वगैरह जिसमें रखा जाता है, बोरियां बनाई जाती है, वो जूट से बनाया जाता है। उसके बाद गांव वगैरह में जो जानवरों को बांधने में जो रस्सा इस्तेमाल करते हैं, रस्सियाँ, वो जूट के बने होते हैं बच्चों। तो जो बच्चे शहर के हैं वो कई बार नहीं समझ पाते हैं कि जूट क्या है सर। बच्चों, आजकल प्लास्टिक के थैलियों को जिस तरीके से बैन किया जा रहा है, तो उसके ऑप्शन के रूप में जो रस्सी की बोरियां हैं, जो जूट की बोरियां हैं, जो जूट के थैले हैं, उसे गवर्नमेंट प्रमोट करती जा रही है। और जूट से फ़ायदा क्या है बच्चों कि इससे पॉल्यूशन नहीं होता है बिल्कुल भी। जब जूट की बोरियां फट जाती है, इसे हम अगर मिट्टी के अंदर दबा दें तो 6 महीने में यह मिट्टी के अंदर खाद बन जाता है। और वह खाद जो है अगर किसी भी फसल में अगर डाल दिया जाए तो वह फसल बहुत ही अच्छा उपज होगा। तो देखते हैं बच्चों, भारत में अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित है। भारत में सबसे अधिक पटसन का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। जो जिससे जूट बनता है वो उसे पटसन कहते हैं। तो पटसन का अधिकांश जो उत्पादन है वो वेस्ट बंगाल में ही होता है। इस उद्योग को कच्चे पटसन के निस्तारण के लिए, जो पटसन उगता है, तो उसको हम क्या करते हैं, पानी में पहले डुबोते हैं। पानी में भीगने के बाद 2-3 दिन भीगने के बाद जो है वो क्या होता है, सड़ जाता है। सड़ने के बाद उससे धारियाँ निकल आती है, उससे धागे टाइप से निकल आते हैं, और उसको धीरे धीरे जो है हम बोरियां बनाने में इस्तेमाल करते हैं, रस्से बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो पानी जो आवश्यकता पड़ती है वो हुगली नदी से पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है। तीसरा है, इस उद्योग में अधिक मजदूर की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। पानी हुगली नदी से मिल जाता है, इस उद्योग को, इस इंडस्ट्री को मजदूर अधिक मात्रा में चाहिए। और वो मजदूर वेस्ट बंगाल के से सटा हुआ बिहार है, उत्तर प्रदेश है और झारखंड है, उड़ीसा है। इन सब राज्यों से सस्ते मात्रा में मजदूर मिल जाते हैं, लेबर मिल जाते हैं। तो इस उद्योग को फलने फूलने में, इस उद्योग को डेवलप करने में बहुत ही सुविधा हुआ वेस्ट बंगाल के आसपास, कलकत्ता हुगली नदी के आसपास में। चौथा है, पटसन की चीज़ों के निर्यात के लिए, जब पटसन से कोई सामान बनेगा, इतने सारे फैक्ट्रियां हैं, तो जब सामान बन रहा है तो उसका निर्यात करने के लिए कोलकाता एक बहुत बड़ा बंदरगाह है, पोर्ट है, सी पोर्ट है। आपको पता है कि वह सी पोर्ट, जो कलकत्ता का सी पोर्ट है, वो विश्व के बड़े बड़े सी पोर्ट से जुड़ा हुआ है। और यहाँ से विश्व के अनेक देशों में इसके बनाए गए, पटसन से बनाए गए बोरियां, थैले, वो दूसरे देशों को निर्यात कर दिए जाते हैं, भेज दिए जाते हैं। तो यहाँ के पटसन उद्योग को बहुत ज़्यादा मदद मिली विदेशों में सामान बेचने के कारण। नेक्स्ट है, पटसन की चीज़ों को खेतों से मिल तक पहुँचाने के लिए, पटसन जहाँ उग रहा है, उपज हो रहा है, वहाँ से मिल तक लाने के लिए क्या हो रहा है कि सड़क से कनेक्टिंग अच्छी है। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सड़कों पर अच्छा काम किया है, रेलवे की सुविधा अच्छी है। उसके बाद नदियों से, छोटे गंगा नदी हो गया, छोटे छोटे नदियों से हुगली नदी तक आसानी से हम पहुंच सकते हैं, अपने सामान को ला सकते हैं। और छठा है, एक बड़ा शहर होने के कारण, कोलकाता एक बड़ा शहर है, तो बहुत सारा जितना सामान बनता है उसका 20 से 30% तो उसी कोलकाता शहर या उसके आसपास जो वर्धमान है, कई सारे छोटे छोटे शहर हैं, उन शहरों में प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है और उनको वहाँ पे जूट से के सारे
थैलियाँ इस्तेमाल किया जाता है। इन सारे कारणों की वजह से जूट के उद्योग को हुगली नदी के आसपास, मैक्सिमम जो जूट उद्योग है वो हुगली नदी के आसपास लगाया गया है। तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री बोर्ड में आया हुआ है, बोर्ड में भी आने की पूरी संभावना है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप अच्छे से तैयार करके जाएं बच्चों। नेक्स्ट है, विनिर्माण उद्योग को भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी क्यों माना जाता है? रीढ़ की हड्डी का मतलब है बच्चों, जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर की जो पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है, अगर वो रीढ़ की हड्डी ना हो तो हमारा शरीर ना खड़े हो पाएंगे, हम ना उठ पाएंगे, ना कोई काम कर पाएंगे। तो जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी कंपलसरी है, उसी प्रकार किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो विनिर्माण है, वो बहुत ही कंपलसरी है। तो वही कह रहा है यहाँ कि जिस प्रकार शरीर को आकार रीढ़ की हड्डी से मिलता है, उसी प्रकार एक देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का मुख्य आधार विनिर्माण उद्योग है। अब इसको समझते हैं बच्चों। विनिर्माण क्या करता है? विनिर्माण को इंग्लिश में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हमने पहले वीडियो में बताया था कि विनिर्माण का मतलब होता है जब कहीं मशीन से बहुत अधिक मात्रा में कोई सामान बनाते, मैन्युफैक्चर करते हैं, किसी सामान को बहुत अधिक मात्रा में बनाते हैं, उसे विनिर्माण कहते हैं। तो विनिर्माण क्या है कि कृषि के आधुनिकीकरण, जब सामान बहुत अधिक बनेगा, जब डिमांड गेहूं की, चावल की बहुत अधिक होगी, तो लोग कृषि में, खेती में बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, अधिक फसल उगाएंगे, उससे भारत का किसानों का डेवलपमेंट होगा। और जब भारत के 30-40% किसानों का डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कि भारत का विकास होगा। दूसरा है, यह द्वितीयक तथा तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराता है। सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में हमने बताया, आप पढ़े होंगे बच्चों, कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर किसे कहते हैं, कि 3-4 सेक्टर होता है। तो हम बेसिकली 10th क्लास में हम लोग बच्चों को 3 सेक्टर के बारे में बताते हैं कि प्राथमिक सेक्टर क्या है, प्राइमरी सेक्टर क्या है, कि जो किसान खेती करता है, खेती के काम से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर के प्रोफेशन से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, वो प्राइमरी सेक्टर है। एग्रीकल्चर के बेस्ड पे कोई भी सामान बनाते हैं तो वह सेकेंडरी सेक्टर है। और कोई भी व्यक्ति जो नौकरी, जॉब, लोगों की सेवा, सहायता करता है, वो टर्शियरी सेक्टर है, तृतीयक सेवा है। तृतीयक सेवा का मतलब है कि जो ड्राइवर है, जो टीचर है, जो इंजीनियर है, जो डॉक्टर है, जितने सारे लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट में, कोई भी व्यक्ति जो खेती का काम नहीं करता, जो प्रोडक्शन का काम नहीं करता, वो सारे लोग टर्शियरी सेक्टर, तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो विनिर्माण उद्योग क्या करता है? जब इतना सारा सामान बनाएंगे, जब इतना सारा बिस्किट बन रहा है, च्यवनप्राश बन रहा है, इतना सारा मेडिसिन बन रहा है, ये सारा सामान क्या करता है? कुछ लोग बनाने में लगे हुए हैं, तो करीब 20 से 25% लोग सेकेंडरी सेक्टर में लगे हुए हैं, और करीब 30 से 40% लोग तृतीयक सेवा में लगे हुए हैं, जो सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचा रहे हैं। इतने सारे लोग शहरों में रह रहे हैं, क्या वो खेती तो नहीं करता? वो क्या करता है? तो बने बनाए सामान को ही इधर से उधर पहुँचाता है। कोई सेवा दे रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई डॉक्टर बन करके सेवा दे रहा है। ये सारा लोग जो है टर्शियरी सेक्टर में आता है, तृतीयक सेवा में। तो विनिर्माण जो है इन दोनों लोगों को में जो लोग हैं उनको रोज़गार देने में बहुत ही हेल्प किया है। तीसरा है, इससे विदेशी मुद्रा, जब बहुत ज़्यादा अधिक मैन्युफैक्चरिंग होगा तो हम क्या करेंगे? अपने सामान को विदेशों में बेचेंगे, तो उससे हमारे देश में क्या होगा? विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। विदेशी मुद्रा का मतलब है जापान की येन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस का, यहाँ से डॉलर प्राप्त होगा, बीजिंग से युआन प्राप्त होगा, चीन से। तो विदेशी मुद्रा जब प्राप्त होगा तभी हमारा देश डेवलप हो सकता है, तभी कोई भी देश डेवलप हो सकता है बच्चों। चौथा है, यह बेरोजगारी और गरीबी की दर को दूर करने में सहायक है। यानी विनिर्माण क्या करता है? इतने सारे लोग आज प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, कोई कुछ ना कुछ सामान बना रहा है, तो उससे क्या होता है? इतने सारे लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। बहुत सारे लोग जो नौकरी नहीं पा सकते हैं, अपने ही घर में कुछ ना कुछ सामान बनाते हैं, रोज़गार करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जैसे हमारे पड़ोस में कोई व्यक्ति जो है कुकर की सीटी बनाने में लगा हुआ है, तो वो क्या है? विनिर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। बहुत सारे लोग केरल में नारियल उद्योग में लगे हुए हैं, वो क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। बहुत सारे लोग संतरे से महाराष्ट्र में जूस बना करके बेच रहे हैं, वो क्या कर रहा है? विनिर्माण उद्योग कर रहा है। उसमें कितने सारे लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, लाखों करोड़ों लोगों को इससे रोज़गार मिलता है।
और इससे गरीबी और बेरोजगारी भी दूर होती है। और पाँचवा है, इससे राष्ट्रीय धन में वृद्धि होती है। जब इतना सारा मैन्युफैक्चरिंग होगा, सामान बनेगा, तो जब वो बिके तब बिकेगा भी, और जब बिकेगा तो सरकार को टैक्स आएगा, तो सरकार के धन में भी वृद्धि होगी। सरकार के धन में वृद्धि होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हमारे देश में सड़कें बनाई गई, रेलवे का डेवलपमेंट किया गया। सरकार के पास पैसा होगा तभी एजुकेशन पे सरकार खर्च करती है। तो कुल मिलाकर के जब तक सरकार के पास अधिक से अधिक टैक्स नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, तब तक हमारा देश डेवलप नहीं हो सकता। उसके बाद यह दैनिक आवश्यकताओं को विनिर्माण क्या करता है, छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करता है। हमें माइक की ज़रूरत है, हमें पेंसिल की ज़रूरत है, हमें पेन की ज़रूरत है, ये मैन्युफैक्चरिंग है। हमें स्टैंड की ज़रूरत है, हमें बिस्किट की ज़रूरत है, हमें प्लास्टिक के थैली के दूध की ज़रूरत है, ये सारा मैन्युफैक्चरिंग है। तो क्या करता है विनिर्माण, छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करता है। दिन प्रतिदिन की ज़रूरत जो हमारी डेली नीड्स है, उन सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। और ये सारा पूरा कौन करता है, विनिर्माण करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। आप प्लास्टिक की थैलियाँ लेकर के सब्जी लाने जा रहे हो, वो भी विनिर्माण है। आप रस्से से गाय को बांध रहे हैं, वो भी विनिर्माण है। आप तौलिया यूज कर रहे हैं, वो भी विनिर्माण है। कोई भी सामान, बिस्किट यूज कर रहे हैं, वो सारा विनिर्माण है बच्चों। नेक्स्ट है, भारत में चीनी उद्योग के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये 2022 के प्री बोर्ड में आया हुआ था और ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बोर्ड के लिए बच्चों। ये भारत में चीनी उद्योग के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। चीनी उद्योग, जिससे चीनी बनता है, तो चीनी फैक्ट्री के बारे में बहुत सारे बच्चे जो गांव में होंगे वो देखा होगा आपने, किस तरीके से चीनी बनता है। पहले चीनी उद्योग कहाँ कहाँ लगाया जाता है, जहाँ आसपास गन्ने कृषि हो, गन्ना आपने देखा होगा बच्चों कि गन्ने की खेती हो। तो गन्ने जहाँ बहुत अधिक मात्रा में जब किसान उगाएंगे तो चीनी बनाने की जो फैक्ट्री है वो वहीं लग पाएगा। तो चीनी उद्योग के सामने कौन कौन सी समस्या है, प्रॉब्लम क्या है, कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यह चीनी उद्योग जो है मौसमी प्रकृति का है, कि मौसम में ही लगाया जा सकता है। गर्मी के मौसम में आप इस उद्योग को नहीं चला सकते, खास करके जब बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है तो इस उद्योग को चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरा है, गन्ने का उत्पादन प्रति हेक्टेयर भारत में बहुत कम है। भारत में क्या है कि जो गन्ने का उत्पादन प्रति हेक्टेयर, जब आप क्यूबा चले जाएंगे, आप चाइना चले जाएंगे, तो वहाँ का जो चीनी का जो प्रोडक्शन है प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक है। एक हेक्टेयर में करीब करीब बहुत ज़्यादा चीनी बनता है वहाँ के गन्ने से। हमारे भारत में प्रोडक्शन बहुत कम है। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि जो प्रति हेक्टेयर गन्ने का जो फसल उगता है वो हमारे देश में रेट कम है। दूसरा है, भारत में चीनी मिलों में पुरानी मशीनों का इस्तेमाल होना। जितनी भी चीनी मिलें हैं हमारे देश में, कानपुर चले जाएं आप बिहार में कई सारी चीनी मिलें हैं, महाराष्ट्र में कई सारी चीनी मिलें हैं। अब अगर आप इन जगहों को देखोगे, पता करोगे, तो जितने मशीनें हैं वो बहुत पुरानी मशीनें ये लोग इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इनको बेनिफिट नहीं है, तो इसलिए ये मशीन को चेंज भी नहीं करते। तो एक सबसे बड़ी समस्या है कि जो भी चीनी मिल है वहाँ पुराने 50, 60, 70 साल पुरानी मशीनों को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस्तेमाल करने से क्या होता है कि गन्ने से जो रस निकलता है वो पूरा नहीं निकल पाता है। बहुत सारा करीब 10%, 15% जो गन्ने में जो उसका रस है वो गन्ने के साथ ही, खोए के साथ ही छूट जाता है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। चौथा है, खोई का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना भी एक समस्या है। खोई समझते हो, जब गन्ने से जूस निकाल दिया जाता है उसके बाद जो उसका डस्ट पार्टिकल बचता है उसे खोई कहते हैं। बहुत सारे बच्चों ने गन्ना खाया भी होगा, तो खाने के बाद जो उसको चूस करके फेंक देते हैं वो खोया है। तो खोई को हम लोग क्या करते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में चीनी मिल जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है, क्योंकि पता है गन्ने को चीनी बनाने के लिए पहले गन्ने को रस निकालते हैं, उसके बाद जलाते हैं। तो जलाने में जो है जो ईंधन इस्तेमाल करते हैं तो वो खोई का कोई जला देते थे। बहुत से फैक्ट्री चीनी मिल है वहाँ खोई इस्तेमाल पाता है। पांचवा है, परिवहन के साधनों होने के कारण गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुँचना। जिन क्षेत्रों में चीनी मिल है वहाँ जो है टाइम से खेतों से गन्ना मिल तक नहीं पहुँच पा रहा है। अब आप कहेंगे सर इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं। एक तो जो भी व्यक्ति गन्ने की खेती कर रहा है वो बहुत अमीर नहीं है,
दूसरा आसपास में जो है ट्रैक्टर वगैरह की सुविधाएं नहीं होगी। तो अगर गन्ना काट दिया आपने और 3-4 दिन तक वह मिल तक नहीं पहुंच पाया, तो उसका 10% 15% जो जूस है, जो रस है, वो सूख जाता है हवा से। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि गन्ने के सामने, चीनी उद्योग के सामने ये एक समस्या है बच्चों। तो इस प्रकार इस प्रकार हमने देखा बच्चों किस किस प्रकार जो है चीनी उद्योग के सामने किन किन चुनौतियों का सामना कर रहा है भारत में। हालांकि सबसे ज़्यादा चीनी फैक्ट्री जो है वो पहले उत्तर प्रदेश में था, लेकिन अब चीनी उद्योग की संख्या जो है तेज़ी से महाराष्ट्र में बढ़ती चली जा रही है। तो इस प्रकार हमने इन 3 क्वेश्चंस को देखा। ये तीनों ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2022 के लिए, जो अप्रैल में होने वाला है, इम्पॉर्टेंट है बच्चों। इस तीनों को आप फिर से अच्छे से तैयार करके जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।